बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल मेरी वफ़ा पे हक हुआ तेरा आज कलम उम्मे इमामा की किस्त नंबर 19 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अंधेरे कमरे में लेटा वो शख्स कई लम्हों तक गुजरी बातों को सोचता रहा। जवाहिर मलिक कौन था वो शख्स जो उशवा शिराजी को अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर बैठा? जहन पर जोर देकर इसने उशवा की कही वो तमाम बातें याद की जो इसने आज कही थी। वो इस शख्स से कब मिली थी? दर हकीकत वो ये सोच रहा था कि बदलना कब से शुरू हुई थी। शायद मंगनी वाले दिन से। हाँ, वो घर से भागी क्यों थी? ये बात इसने अब तक नहीं बताई थी। क्या वो यहाँ पर आया था? क्या उशवा इसकी खातिर घर से बाहर गई थी? लब्बों से बेख्तियार निकला। जिसे सोचते ही वो बेड से उठकर कमरे से बाहर चला गया। इसे फुटेज देखनी थी इस दिन की जिस दिन उशवा शिराजी को इसने अपने नाम की अंगूठी पहनाई थी। चंद मिनट बाद ही वो संजीदा नजरें स्क्रीन पर जमाए हर एक मंजर को निहायत गौर से देखने का काम कर रहा था और कुछ अजीब मिल भी गया। मेंशन से बाहर जाता एक शख्स जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जिसके बाइस ईसा बस ये जानने की कोशिश करता रह गया कि वो शख्स कौन था। कितने ही सवाल थे जो जहन में एक के बाद एक आते जा रहे थे और पुरसोच नजरें जैसे स्क्रीन से हटने से इनकारी हो चुकी थी। गहरा सांस भरते हुए इसने आंखें मूंद ली। मेहमानों से भरी महफिल में एक वही शख्स था जो हर किसी से मुख्तलिफ था। जानना मुश्किल तो ना था कि वो शख्स जवाहिर मलिक था। यकीनन इस दिन उशवा इसी की वजह से घर से बाहर गई थी। उलझने थी जो बढ़ती जा रही थी। बालों में हाथ फेर कर इसने खुद को मुतमईन किया। क्या मालूम जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ ना होता, वो शख्स भी आए हुए मेहमानों में से एक होता। लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर इसने अपने चेहरे को क्यों छुपा रखा था? उलझनों में घिरे इस इंसान ने गुस्से से वहां की कुर्सी को लात मारी और इसे जगह से निकलकर अपने कमरे की तरफ चला गया जो अब तक अंधेरे में डूबा हुआ था। अलबत्ता अब की बार वहां कुछ गलत जरूर महसूस हुआ था, पर वो क्या था ये वो सोच नहीं सका क्योंकि कमरे में मौजूद वो दूसरा अफराद इस पर वार करता इसे जमीन पर गिरा चुका था और इससे पहले वो कुछ सोच पाता वो शख्स पिस्तौल लोड किए इसकी गर्दन पर रख गया। हॉस्पिटल के कमरे में रखे सोफे पर बैठा वो शख्स इस वक्त खासा थका हुआ लग रहा था। शर्ट बेएहतियाती के बाइस कुछ शिकनें बढ़ चुकी थी और बाल बेतरतीब बिखरे पड़े थे। अलबत्ता इस बिखरे हुलिये में भी वो खासा खूबरू लग रहा था। इस शख्स की संजीदा नज़रें सामने बेड पर बैठे इल्हान पर टिकी हुई थी। शुक्र था कि अब इसकी हालत बेहतर थी, वरना जिस हालत में इसे यहाँ लाया गया था इसके बचने की उम्मीद कम ही थी। दुआ तो इसके लिए सब ने की थी, पर शायद नायाब मलिक की खास दुआ थी जिसने इस शख्स को बचा लिया था। अलबत्ता होश इसे अब तक नहीं आया था। इसकी हालत में बेहतरी के बायस वो नायाब को घर भेज चुका था और शुक्र था इस बार इसने कोई जिद नहीं की थी। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ इल्हान, बहुत कुछ है जो तुम्हारे इंतजार में अधूरा है और इसमें सबसे अव्वल नायाब है। अभी तुमने इसके साथ बहुत सी खुशियां देखनी हैं। नजरें इल्हान बेग पर टिकाए वो धीमे लहजे में कहता गया। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई इसने नज़रों का रुख मोड़ा और अंदर दाखिल होते मेहराब को देखते ही सर दीवार से टिकाता अपनी आंखें मूंद गया। जरियान, तुम्हें इल्हान की हालत के बारे में किसने बताया था? परेशानी दूर हुई तो जहन जैसे अब इस बात की तरफ गया था। नायाब ने आंखें मूंद कर बैठा वो शख्स धीमे लहजे में जवाब दे गया। वो यहाँ पर थी, जाहिर सी बात है मेहराब, वो यहाँ जॉब करती हैं। इसकी बात सुनते ही वो पुछ से बालों को सहलाता सर को हल्की सी जंबिश दे गया। जहन इस वक्त जैसे ये बात भी ना सोच सका कि वो यहाँ पर ही काम करती थी। तुम्हारी बीवी घर पर अकेली होगी, तुम भी थक गए हो, इसलिए अब घर जाओ। इसके करीब बैठता वो इसका हाथ थका हारा अंदाज देखते हुए फिक्रमंदी से कहने लगा, जिसे सुनकर वो शख्स अपनी बंद आंखें खोल गया। नहीं, मैं ठीक हूँ, घर तुम्हें जाना चाहिए। कल से एक इसी यूनिफॉर्म में घूम रहे हो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और आंटी को इसकी हालत के मुतालिक भी बताओ। रात से अपना फ़ोन बंद किए बैठे हो, कब तक नहीं छुपा रहा, लेकिन जब तक इसे होश नहीं आ जाता तब तक मैं घर भी नहीं जाने वाला। ये इसका हॉस्पिटल है मेरा, यहाँ इसका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। इसके इकरार पर वो सरनफी महिला रिफत से बात करने के गढ़ से उठकर कमरे से बाहर चला गया। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद इसके नंबर पर कॉल मिलाकर वो फ़ोन कान से लगा गया। चंद लम्हों के बाद कॉल पिक कर ली गई और दूसरी तरफ मौजूद सुनाई देती वो नरम आवाज़ मेहराब बेग के लबों पर मुस्कुराहट लाने की वजह बन गई। हेलो, मामा कहाँ हैं? अप्सरा, वो किचन में है। और तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही।
اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کل کہاں گئے تھے؟ اب تک واپس بھی نہیں آئے۔ فکر ہو رہی تھی میری۔ ہاں، بے اختیار کہا گیا، البتہ لبوں سے ادا ہوا وہ ایک لفظ اسے لب بھینچنے پر مجبور کر گیا۔ ماما نے میرے بارے میں تم سے کچھ پوچھا تھا؟ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ کیا میں جانتی ہوں کہ آپ کہاں گئے ہیں؟ تو پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک میسج آیا تھا جسے پڑھ کر آپ فوراً گھر سے باہر چلے گئے۔ انہیں لگا کہ آپ کا کوئی ضروری کام ہوگا، لیکن آپ نے رات سے ان کی کسی کال کا جواب نہیں دیا، اس لیے وہ بہت پریشان ہو رہی ہیں۔ اوپر سے ڈاکٹر جی بھی گھر نہیں آئے۔ اس نے تفصیلی انداز میں جواب دیا۔ اچھا، جا کر انہیں فون دو، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ اس کے کہنے پر فرما بردار مسفرہ بیڈ روم سے باہر نکل کر کچن کی طرف آ گئی اور وہاں چائے بناتی رفت کی طرف فون بڑھا گئی۔ اس کے ہاتھ سے فون تھام کر اس نے کان سے لگایا اور اس کی آواز سنتے ہی محراب مختصر لفظوں میں اسے الہان کی حالت سے آگاہ کر گیا۔ اسے اندازہ تھا اس کی بات سنتے ہی رفت کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی، پر مجبوری تھی، وہ اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، کم از کم تب تک نہیں جب تک الہان کو ہوش نہیں آ جاتا اور وہ پوری طرح سے مطمئن نہ ہو جاتا۔ البتہ کال پر وہ اسے جتنی آسانی اور نرمی سے اپنی بات سمجھا سکتا تھا سمجھا رہا تھا، اس سے یہ یقین دلا رہا تھا کہ الہان بالکل ٹھیک ہے، جسے سن کر اس نے مطمئن ہونے کے غرض سے آرام سے جواب بھی دے چکی تھی۔ البتہ دل نے چین تب ہی حاصل کرنا تھا جب اسے اپنی نظروں سے بیٹے کو دیکھ لینا تھا۔ مکمل تیار ہوتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے کی طرف آئی اور صدف کو اپنے جانے کا بتا کر بھاگتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی۔ شکر تھا عیسیٰ اب تک گیا نہیں تھا، البتہ ممکن تھا چند سیکنڈ میں ہی اس کی گاڑی گھر سے باہر چلی جاتی، اس لیے تیز قدم اٹھاتی وہ گاڑی کا دروازہ کھولے اپنی جگہ پر آ بیٹھی اور عشوہ کا اچانک یہ عمل گاڑی سٹارٹ کرتے عیسیٰ کو زیادہ نہ صحیح تھوڑا حیران تو کر چکا تھا۔ آپ نے آج مجھے جگایا نہیں؟ سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے وہ جیسے خفگی گویا ہوئی۔ پر تم پھر بھی اٹھ گئی، مطلب میری اب ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی، یا شاید ادا کیے جانے والے لفظوں کو ذہن میں ترتیب دینے کا کام کر رہی تھی۔ عیسیٰ، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ ناراض تھا، اب نہیں ہوں۔ عیسیٰ، میں نے بڑی امی کو اپنا جواب دے دیا۔ کیا جواب دیا تم نے؟ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ در حقیقت وہ اسے بتا نہیں سکا کہ عشوہ نے کیا جواب دیا تھا، یہ صدف اسے بتا چکی تھی، اور درمیان میں جو خفگی ناراضگی قائم تھی وہ بھی بس اسی ایک بات سے ڈھل چکی تھی۔ پر یہاں لا علمی ظاہر کرنے کا مقصد بس یہ باتیں اس کی زبان سے سننا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سر جھکائے وہ ناخن سیٹ بیلٹ سے رگڑتے ہوئے کہنے لگی، اور اس کی بات سنتے ہی دوسری طرف بیٹھا شخص سنجیدہ نظروں کا رخ اس کی جانب موڑ گیا۔ ادھر دیکھو عشوہ۔ اس کے کہنے پر عشوہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آج مجھ سے ایک وعدہ کرو، اپنے اس فیصلے سے تم پھر پیچھے نہیں ہٹو گی۔ وعدہ ضروری نہیں ہے عیسیٰ؟ ضروری ہے، وعدہ کرو مجھ سے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اپنا فیصلہ نہیں بدلو گی، تم میری ہی بنو گی۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے عہد لیتا وہ شخص آج عشوہ شرازی کو مختلف لگ رہا تھا۔ آج اس کے انداز میں ڈر تھا، کسی کو کھونے کا ڈر، محبت کے کھو جانے کا ڈر، عشوہ کو کھو دینے کا ڈر۔ میں وعدہ کرتی ہوں یہ فیصلہ نہیں بدلا جائے گا، مجھے عیسیٰ افندی قبول ہے۔ اس کے کہنے پر وہ سکون بھرا سانس لیتا نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ چہرے پر ڈر کے تاثرات اب بھی قائم تھے، لیکن دل جیسے مطمئن ہو چکا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے عشوہ شرازی نے اس کا ہی ہونا تھا، وہ اپنا وعدہ نہیں توڑے گی۔ موبائل کی زوں زوں پر اس نے اسے جیب سے نکالا اور آئی نور کی کال آتے دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یقیناً وہ اب نیند سے جاگی ہوگی اور اسے نہ پا کر خاصی فکر مند بھی ہو گئی ہوگی۔ ہیلو، آپ کہاں ہیں زریان؟ اگر آپ نے باہر جانا تھا تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کا بھیگا لہجہ بتا رہا تھا زریان کی غیر موجودگی نے اسے کس قدر ستایا تھا۔ اس کے رونے پر جہاں اسے برا لگا تھا وہیں لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بھی بکھر گئی تھی۔ وہ خاص ہو چکا تھا اس لڑکی کے لیے، اور یقیناً اب زریان ملک کی طرح وہ بھی اسے ہمیشہ اپنے قریب دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ تم رونا بند کرو آئی نور، میں چپ نہیں ہوں گی، آپ گھر آئیں۔ مرجان میں نہیں آ سکتا، الہان اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ زریان کے بتانے پر اس نے یہ نہیں پوچھا کہ الہان کون تھا، یقیناً وہ جانتی تھی عریج کے ساتھ گزرے واقعے کی بدولت وہ الہان نامی اس شخص سے واقف ہو چکی تھی جو زریان کا دوست تھا۔ رونا بند کرو اور ملازمہ سے کہہ کر اپنے لیے ناشتہ بنوا لینا، میں شام تک آ جاؤں گا۔ کیا وہ اپنے ہی ہاسپٹل میں ہے؟ اگر ہاں تو میں بھی آ جاؤں وہاں۔ تم یہاں آ کر کیا کرو گی؟ میں عریج ماما سے مل لوں گی۔ اس کی بات سنتے ہی زریان کی پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہوئے، البتہ لہجے کو اس نے ہر طرح کی تلخی سے پاک ہی رکھا۔ بھلے سے آئی نور کی خاطر وہ اس عورت کو معافی دے سکتا تھا، پر جو نفرت وہ اس عورت سے کرتا تھا وہ بدل نہیں سکتی تھی۔ پھر کبھی صحیح آئی نور، یہ بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ کیا تم ابھی اٹھی ہو؟
مزید چند منٹ اس کے ساتھ باتوں میں گزار کر وہ اسے خیال رکھنے کی تاکید کرتا فون بند کر گیا۔ البتہ یہ الگ بات تھی کہ اب اس کے ذہن پر صرف آئینور نہیں سوار رہنا تھا۔ اس کا بیکا لہجہ زریان ملک کے کانوں میں تب تک گونجتا رہنا تھا جب تک زریان گھر جا کر اسے اپنے سینے سے لگا نہیں لیتا۔ یونیورسٹی میں آج کا دن روز کی نسبت کچھ اکتاہٹ بھرا تھا، یا شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ گزرے دنوں میں ہوئی تمام باتوں نے اسے کچھ کرنے ہی نہ دیا تھا۔ صدف، عیسیٰ، ظواہر، ہر کسی کی کہی جانے والی باتیں اس کے ذہن کے گرد بسیرا ڈالے ہوئے تھی، جن سے وہ پیچھا بھی نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ اس کا یونیورسٹی میں آج کا دن سچ میں بہت مشکل سے گزرا تھا۔ اوپر سے آئینور بھی غائب تھی، اس لیے وہ گھر جا کر فراغت کے وقت میں اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یونیورسٹی سے باہر جاتے ہی اس کی پہلی نگاہ پھر اس شخص پر پڑی تھی جسے ظواہر ملک کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور اسے دیکھتے ہی عشوہ نے قدم اس کی جانب بڑھانے میں وقت نہیں لگایا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نظریں اس شخص کے چہرے پر ٹکائے وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی، البتہ آج تو سامنے کھڑے شخص کے چہرے پر بھی خاصی سنجیدگی تھی۔ تم سے کچھ بات کرنے آیا ہوں، لیکن میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ظواہر، یوں سمجھ لیں یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ یہاں بس آپ سے یہی بات کہنے آئی تھی کہ آپ میرے منتظر نہ رہیں۔ تم عیسیٰ سے شادی کرنے جا رہی ہو؟ ہاں، میں نے عیسیٰ کے ساتھ رشتہ بنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی راہ چن چکی ہوں، آپ بھی چن لیں۔ اس کی بات سنتے ہی گہرا سانس بھر کر وہ شخص گاڑی سے دور ہو کر اس کے لیے دروازہ کھول گیا، اور عشوہ حیرت سے اس کا یہ عمل دیکھتی رہ گئی۔ کیا آپ نے میری بات نہیں سنی؟ سن چکا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو۔ سچ کہو تو میں یہ کھیل اب بند کرنا چاہتا ہوں۔ دو شناخت کے ساتھ جی رہا ہوں اور آج اس کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ چلو عشوہ، تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ شخص منتظر رہا اس کے بیٹھنے کا، اور وہ 2 منٹ بعد وہ لڑکی اس کی گاڑی میں سوار ہو بھی گئی تھی۔ البتہ ایک سوال تھا جس نے اسے تنگ ضرور کیا تھا، اس نے 2 شناخت کیوں کہا؟ وہ لڑکی مختلف سوچوں میں گری رہی۔ گاڑی کب سٹارٹ ہوئی، کب منزل پر پہنچی، اسے احساس تک نہ ہو سکا۔ البتہ اس کے دل و دماغ میں کسی طرح کا ڈر نہیں بیٹھا تھا۔ معلوم نہیں کیوں وہ اس شخص کے ساتھ کبھی خود کو غیر محفوظ نہیں سمجھتی تھی۔ چلو اترو۔ ظواہر کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر نکلی اور دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی۔ دونوں طرف سبز گھاسوں پر وہاں مختلف گھر بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک گھر کے قریب وہ شخص چلتا جا رہا تھا، البتہ بار بار نظریں موڑے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ بھی کیے جا رہا تھا۔ اس کا اشارہ دیکھتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب جا کھڑی ہوئی، اور اس کے قریب آتے ہی وہ بند گھر کو کھول کر اندر داخل ہوتا نظروں کا رخ واپس اس کی جانب موڑ گیا۔ البتہ اس لڑکی کے چہرے پر ایک دم پہلے اضطراب نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم مجھ سے باتیں محبت کی کر رہی تھی، لیکن شاید اعتبار نہیں ہے مجھ پر۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر بیٹھا، پر اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ شاید یہ بے وقوفی تھی، پر وہ اس شخص پر بے انتہا اعتبار کرتی تھی جس سے ملے ہوئے ہی کچھ وقت ہوا تھا۔ قدم اٹھاتی وہ لڑکی اس گھر میں داخل ہو گئی، اور اس کے اندر آتے ہی وہ تیز قدم اٹھاتا اس گھر میں بنے ایک کمرے کی طرف چلا گیا، اور اس کے اندر چلتی وہ لڑکی اس کے ساتھ ہی اسی کمرے میں داخل ہوئی۔ پر راستہ ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ شخص اس کمرے میں موجود ایک اور کمرے میں داخل ہوا تھا، اور اس کمرے کے روشن ہوتے ہی وہاں کا منظر وہ لڑکی دور سے بھی بآسانی دیکھ پا رہی تھی۔ چہرے پر حیرت بھرے تاثرات پھیلائے وہ لڑکی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہ کمرہ جو اس کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ شخص اس کی پل پل کی خبر رکھے بیٹھا ہے۔ شاید اس نے درست کہا تھا، اس نے سچ میں اس کے پیچھے ایک پہرے دار چھوڑ رکھا تھا جو اس شخص کو عشوہ شیرازی کی پل پل کی خبر دیتا تھا۔ وہ اندازہ نہ لگا سکی وہ شخص اسے کب سے جانتا تھا، اور نہ ہی اس متعلق کچھ پوچھ سکی۔ تمہیں اندازہ ہے عشوہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ سالوں سے تمہارے لیے تڑپتا آیا ہوں۔ ہمیشہ لگتا تھا تم کبھی میری نہیں ہو سکو گی، لیکن اپنی طرف بڑھتے تمہارے قدموں نے میری سوچ کو بدل ڈالا، اور اب میں اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ میں تمہیں پانا چاہتا ہوں عشوہ، میرا ہاتھ تھام لو۔ مضبوط ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے وہ گمبھیر لہجے میں کہنے لگا، لیکن عشوہ نے اس کا بڑھایا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ اسے اپنا وعدہ نہیں توڑنا تھا جو اس نے اس آفندی سے کیا تھا۔ وہ شخص جس نے آج تک بس اس کی خوشیوں کی پرواہ کی تھی، اب اس کی باری تھی۔ اگر عیسیٰ کی خوشیاں اس رشتے سے جڑی ہوئی تھیں تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اب وہ چاہ کر بھی ظواہر ملک کا بڑھایا ہوا ہاتھ نہیں تھام سکتی تھی۔ آپ کی باتیں میرا فیصلہ نہیں بدلنے والی۔
मैं आपसे दूरी इख्तियार करने का फ़ैसला कर चुकी हूँ। बेहतर होगा आप भी समझ जाएं। फ़ैसला तो तुम्हें बदलना होगा और जल्द ही तुम खुद अपना फ़ैसला बदल डालोगी। आगे बढ़कर वो इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिए इसी रास्ते से बाहर की तरफ चला गया जिस रास्ते से इसे लेकर वो अंदर दाखिल हुआ था। घर से बाहर निकलते ही इसने उषा को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी स्टार्ट करता इसे अपनी मंजिल की जानिब मरकूज़ कर लिया। उषा का ख्याल था वो इसे इसके घर ले जाने वाला था, लेकिन वो इसे वहाँ नहीं लेकर गया था। इसने गाड़ी एक नए रास्ते पर डाली थी और तेज़ धड़कते दिल के साथ वो लड़की बस यही सोच रही थी वो शख्स इसे कहाँ ले जाने वाला था। करीबन 10 मिनट की मुसाफत तय करके इसने गाड़ी रोकी और उषा की हैरत भरी नज़रें इस जगह को देखती ये तलाश करने लगी कि वो यहाँ पर क्यों लाया है। गाड़ी से उतरकर वो शख्स इसकी जानिब का दरवाज़ा खोले इसका हाथ थामकर इसे गाड़ी से बाहर निकाल गया। अलबत्ता उषा ने नज़रें इस मंजर से नहीं हटाई थी। इस जगह से काफ़ी फासले पर बने घर दूरी के बायस ठीक से नज़र भी नहीं आ रहे थे। अलबत्ता इसके सामने वाज़िह दिखता मंजर बहुत पुरसकून था। जहाँ सामने बने इस पार्क में बड़े बैठे अपनी बातों में मसरूफ़ थे, वहीं बच्चे अपने खेल में और इनकी खिलखिलाहटों की आवाज़ इस जगह को सुकून बख्श रही थी। ये कौन सी जगह है? मैं बहुत वक्त से तुम्हें लाना चाहता था और आज मेरा इंतज़ार पूरा हो गया। इसकी बात सुनते ही उषा ने निगाह का रुख इसकी जानिब किया और इसकी नज़रों का मरकज़ दूसरी जानिब तरफ पाकर खुद भी नज़रें इस जानिब मोड़ गई और वहाँ नज़र आता मंजर इसकी नज़रों में हैरानगी फैलाए इसे साकित कर चुका था। वो एक घर था, निहायत ही खूबसूरत घर, एक चॉकलेट हाउस। वही हाउस जो कम उम्री में वो अपने ख्वाबों में देखा करती थी, जिसकी वो ख्वाहिश किया करती थी। भूरे रंग का वो घर दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे चॉकलेट से बना हुआ हो और छत पर बनाई गई चॉकलेट की लेयर देखकर ऐसा महसूस होता था कि सूरज की तपिश के बाइस वो चॉकलेट पिघल रही हो। एक मरतबा फिर इस साकित वजूद का हाथ थामे वो इसे घर की जानिब ले गया और इसके साथ चलती वो लड़की बस इसके साथ खींचती चली गई। घर का अंदरूनी मंजर बाहर से ज़्यादा हसीन और खूबसूरत था, जिसके अंदर रखी गई हर शय भूरे रंग की थी। घर गहरे रंग से रोशनास था तो कुछ हल्के। मुख्तलिफ जगहों पर पेंट इस अंदाज में किया गया जैसे चॉकलेट पिघल रही हो और डेकोरेशन के तौर पर वहाँ रखी आइसक्रीम इस घर को रंगीन बनाती इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही थी। एक चॉकलेट हाउस इसके लब होले से हरकत में आए थे। जहन जैसे कई सालों पीछे चला गया था। मुझे तो चॉकलेट का घर चाहिए अरशद भाई, वो दे दें। अब तुमने मुझसे ये ख्वाहिश की है तो एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारा चॉकलेट का घर ज़रूर दूंगा। हाँ, चॉकलेट की दीवानी के लिए एक चॉकलेट हाउस बना जानता हूँ। ये असली चॉकलेट नहीं है, पर एक असली चॉकलेट का घर यहाँ बन भी नहीं सकता। लेकिन मुझे यहाँ तुम्हारी ख्वाहिश भी तो पूरी करनी थी ना। अलबत्ता फ्रिज में तुम्हें असली चॉकलेट्स मिल जाएंगी। वो इसके तासरात का बगौर जायज़ा लेते हुए कहने लगा। अंदाज़ा था इस वक्त वो क्या कुछ सोच रही होगी। मैंने 13 साल की उम्र में किसी से कहा था कि मुझे एक चॉकलेट हाउस चाहिए। नज़रों का रुख इसकी जानिब मोड़े वो जैसे रुकती सांसों के साथ कह रही थी। मुझसे भी एक 13 साल की बच्ची ने कहा था कि इसे चॉकलेट हाउस चाहिए। इसकी आंखें भीग चुकी थी। अलबत्ता इसने नज़रें सामने खड़े शख्स से नहीं हटाई थी। मैंने कहा था आप मुझे मेरे अपने की याद दिलाते हैं, अपने लगते हैं मुझे। बताएं मुझे ऐसा क्यों लगता है? आप हैं कौन और मुझे अपने क्यों लगते हैं? आपके साथ मैं ख़ुद को महफूज क्यों समझती हूँ? जब आप हक जताते हैं तो मुझे बुरा क्यों नहीं लगता? कौन हैं आप? वो ना चाहते हुए भी चीख उठी। वो समझ ना सकी कि इसे क्या करना चाहिए था या फिर क्या कहना चाहिए था। इसे खुश होना चाहिए था या फिर रोना चाहिए था। मैं हूँ अरशद शराजी, अरमगान शराजी का बेटा, जैसे तुम जानती हो, और जेहान हसन। मैं हूँ अरशद शराजी, अरमगान शराजी का बेटा, जिसे तुम जानती हो, और जेहान हसन, जिसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए क्योंकि इस शख्स को जान कर भी तुम इससे अनजान हो। इसके लबों से अदा हुए लफ्ज़ इस लड़की को गहरे सदमे में डाल चुके थे। जेहान हसन, ये नाम इसने कहाँ सुना था? जानान, ये नाम इसने जानान की ज़बानी सुना था। जेहान हसन वो शख्स था जिससे जानान अकबर मोहब्बत करती थी, पर वो कुछ कह ना सकी, ना पूछ सकी। जहन में बिखरे उलझनों के बावजूद भी ना वो जैसे कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी। अब समझ आया था कि वो शख्स अजनबी होकर भी इसे क्यों अपना लगता था, क्योंकि वो कभी अजनबी था ही नहीं। वो तो अरशद शराजी था, वो शख्स जिसे वो अरशद भाई कहती थी। अब इसे इत्तफाक कहा जाता या कुछ और, पर वो इस शख्स से मोहब्बत कर बैठी थी। इसके आंसू थे जो रवानी से बहते जा रहे थे। जहन जैसे जामिद हो चुका था, कुछ सोचने के काबिल ही ना रहा था। इस वक्त इसे समझ नहीं आया वो खुद को क्या कहती। वो मोहब्बत कर बैठी थी इस शख्स से जो इसकी बहन का शोहर था। तुम्हें याद है उशवा, तुम मुझसे मिलने आई थी और तुमने मेरे करीब आकर एक बात कही थी।
इसके कहने पर भीगी आंखों वाली लड़की गायब दिमाग जहन को याद दिलाने की कोशिश में लग गई कि इसने क्या कहा था, जो कि याद आ भी चुका था। गुजरा वो मंजर जब वो हुरैन और अरशब की कब्र पर गई थी और सामने इसे वो शख्स मिल गया था और उश्वा शराजी इसके सामने इजहार कर बैठी थी अपनी पसंद का। जहन के पर्दों पर मंजर जैसे एकदम ताज़ा हो चुका था। मुस्कुराते हुए वो लड़की कदम ज़मीन से उठाती लब इसके कान के करीब कर गई और इसके लबों से अदा हुए लफ्ज़ जवाहिर मलिक नामी इस शख्स को सकूत में डाल गए थे। आप मुझे पसंद है और आपको पसंद करने की एक वजह भी है। आप मुझे अपने लगते हैं, आप बिल्कुल मेरे अरशद भाई जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए हैं आपकी सूरत में और मैं इन्हें अब किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती। हाथ गर्दन पर रखकर वो इसे सहलाने का काम कर रही थी। इससे सांस लेने में जैसा तकलीफ हो रही थी। वो इस शख्स से पसंद का इजहार कर बैठी, मोहब्बत का इजहार कर बैठी, इसके प्रपोजल का जवाब हाँ में दे बैठी थी। वो खुश थी ये सोच कर के एक ऐसा शख्स इसकी ज़िंदगी में आ चुका था जो अरशद जैसा था। खोया हुआ रिश्ता वापस मिल चुका था। पर इस बात से तो वो अब वाकिफ़ हुई थी, वो अरशद जैसा नहीं था, वो अरशद ही था। इस दिन जब तुमने मुझसे ये बात कही थी तो मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे लगा था तुम इन 10 सालों में शायद मुझे भूल गई होगी, लेकिन तुम भूली नहीं थी। तुम्हें मैं याद था और तुम्हारी कही जाने वाली इस बात ने जैसे मेरा हर गम भुला दिया था। तुम मेरी मोहब्बत हो उश्वा। हमेशा लगता था तुम्हें पाना नामुमकिन है, लेकिन अब लगने लगा था कि मेरी हो सकती हो। जानती हो मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा ही था। हुरैन भले मेरे निकाह में थी, लेकिन निकाह जैसे रिश्ते में बंद कर भी मैं इसका नहीं हो सका था। मैंने अपनी तमाम तर वफ़ाएं, तमाम तर मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखी थी। मोहब्बत से चूर लहजे में कहता वो शख्स इसके करीब हुआ। जब इसे अपने करीब आते देख वो लड़की 2 कदम पीछे हो गई। जिससे सामने खड़ा शख्स इंसान नहीं कोई अछूत था। इसका सदमा था जो अब तक कायम था। वो पूछना चाहती थी कि अगर वो जिंदा था तो अब तक कहाँ था, क्यों इतने वक्त से ये खेल खेल रहा था, ऐसी बातें क्यों कर रहा था। और इसकी बहन, क्या वो भी जिंदा थी? आप ही? इसने बमुश्किल वो लफ्ज़ अदा किया और इसका एक लफ्ज़ ही अरशद को ये समझा चुका था कि वो क्या पूछना चाहती है। वो 10 साल पहले मर चुकी है। इसके बताने पर शिद्दत से रोती वो लड़की आंखें मीच गई। ऐसा लग रहा था जख्म फिर से ताज़ा हो गया। उश्वा तुम पूछोगी नहीं जेहान हसन कौन है? उश्वा ने कुछ कहा नहीं था, इसके पूछने पर भी नहीं। इस वक्त वो कुछ कहने की हालत में थी ही कब। तुम्हें अब ये जानना होगा कि ज़ियान हसन कौन है। ज़ियान हसन वो शख्स है जिसने मेरे दोस्त को मार दिया। ज़ियान हसन वो है जिसकी वजह से हर रोज़ कई लड़कियां बेआबरू होती हैं। ज़ियान हसन वो शख्स है जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है, कर जाता है। ज़ियान हसन वो इंसान है जिसने मुझे मारना चाहा था और जिसकी वजह से हुरैन मर गई। इसकी बात सुनते ही इस लड़की ने भीगी नज़रें उठाईं। अलबत्ता लब जैसे जामिद हो चुके थे, वो चाह कर भी ना पूछ सकी कि कौन था वो घटिया शख्स, वो इंसान जिसे देखे बिना ही वो इससे बेपनाह नफरत कर रही थी। वो इंसान था भी या नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा वो कौन है, क्योंकि मेरी बात सुनकर तुम्हें यकीन नहीं आएगा। इसके खुद पर टिकी सवालिया नज़रों को देखते हुए वो इतना ही कह सका, जाकर ईसा से पूछो, वो तुमसे झूठ नहीं कहेगा। ईसा तुम्हें बताएगा कि कौन है ज़ियान हसन। इसके बताने पर उश्वा का जामिद जहन जैसे फ़ौरन ही हरकत में आया और इसका सर नफ़ी में हिलता गया। वो एक सदमा झेल चुकी थी, दूसरा नहीं झेल सकती थी, झूठ। मैंने कहा ना तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। अलबत्ता ईसा की ज़बानी सुनकर तुम्हें ज़रूर यकीन हो जाएगा कि ज़ियान हसन कौन है। वो तुमसे झूठ नहीं कहेगा, चलो मेरे साथ। इसका हाथ थामने के गर्ज से वो आगे बढ़ा, लेकिन अपना हाथ उठाकर वो इसे यहाँ ऐसा करने से रोक चुकी थी। भीगा चेहरा साफ किए वो भागते हुए इस जगह से निकल गई और अरशद वहाँ से जाती इस लड़की की पुश्त को तकता रह गया। इसने ये तो कभी नहीं चाहा था कि इश्वा शराजी की आंखें भीग जाएं, वो भी इसकी बदौलत। पर ऐसा हो चुका था, इसके ना चाहते हुए भी ऐसा हो चुका था। वो इस लड़की को तकलीफ दे बैठा था। थोड़ी देर की नींद लेकर वो फिर से बेदार हो चुकी थी। सोकर करना भी क्या था। नींद के बावजूद भी वो इस शख्स की फिक्र में बेचैन हुई पड़ी थी। बात लेकर वो बाहर निकली और भीगे बालों को सुखाती अपना ज़रूरी सामान उठाए बाहर की तरफ जाने लगी। जब कमरे में दाखिल होती सबरीना इसके बाहर जाने का रास्ता रोक गई। इसके हाथ में इस वक्त तहशुदा कपड़े थे। अंदाज़ा लगाना मुश्किल तो ना था कि वो यहाँ क्या काम करने आई। मुझे लगा था तुम सो रही होगी। रात भर जाग कर जो गुजारी है, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? और कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हॉस्पिटल? क्या हो गया है नायाब? रात भर की ड्यूटी देकर तो अब आई हो? खफगी भरे अंदाज में कहती वो कपड़े इसके बिस्तर पर रख गई थी। कुछ काम है माँ। वो कह ना सकी कि इसे इल्हान को देखना था। भले से वो अब बेहतर था, पर वो इसे देखना चाहती थी और जब तक इसे देख नहीं लेना था तब तक नायाब मलिक ने मुतमईन भी नहीं होना था। इतनी बेचैनी क्यों थी?
वो समझ ना सकी, अलबत्ता बेचैनी से देखकर दूर होनी थी ये वो जान चुकी थी। अच्छा मुझे ये बताओ, जरियान कहाँ गायब है? ना दिन में नज़र आ रहा है ना रात में। तुम्हारी बात होती है इससे? हाँ मेरी बात हुई थी, लेकिन वो है कहाँ ये? पर ये बात जब वो यहाँ आए तब आप खुद इससे पूछ लेना, वो जवाब ज़्यादा आसानी से दे सकेगा। अब मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़ कहकर वो लड़की इस कमरे से बाहर निकल गई और वहाँ खड़ी सबरीना बस बेटी की हरकतों पर गहरा सांस भर कर रह गई। इस लड़की को एहसास क्यों नहीं था कि अपने रिश्ते का? शोहर कहाँ था कहाँ नहीं, कोई फिक्र ही नहीं थी। मैं नहीं चाहती तुम फिर से तनाव हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हारा ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। फिर चाहे तुम और जरियान कुछ भी कर लो, मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी तुम फिर से इस रिश्ते को खो दो। कमरे से बाहर निकलकर वो बाहर की तरफ जाती नायाब को देखते हुए धीमे लहजे में कह उठी थी। इसे नहीं पता था कि वो गाड़ी में किस तरह से बैठी थी और किस तरह घर पहुंची। ज़हन जैसे मफलूज हो चुका था। अरशब की कई बातें जहन से दूर ही नहीं हो रही थी और दिल की रफ्तार थी जो ठीक नहीं हो रही थी। इसका बस चलता तो इस वक्त वो अपने दिल को बाहर निकाल फेंकती। घर पहुंचते ही वो कपकपाते वजूद को लिए सदफ के कमरे में गई और इसकी ड्रॉर और तमाम अलमारियां पल भर में से खंगाल डाली और फिर बिलाखिर वो चीज़ मिल ही गई जिसका इसे इंतज़ार था, अरशब शिराजी की तस्वीर। 10 साल पहले ईसा इस घर से अरशब की तमाम तर तस्वीरें निकाल चुका था। ये कहकर के वो तस्वीरें इसे अरशब की याद दिलाती थी जो इसे माजी में भेजकर तकलीफ़ में मुब्तला कर देती थी, जबकि दर हकीकत इन तस्वीरों को घर से दूर करने की वजह बस यही थी कि उशवा शिराजी फिर इस शख्स को ना देखे ताकि वो इसके मोबाइल से भी अरशब की तमाम तस्वीरें निकाल चुका था। वो घर में इस शख्स की तस्वीरें रखने का भी कायल नहीं था, पर ईसा अफिंदी से मोहब्बत करते वो लोग जान ही ना सके कि इस सब का असल मकसद क्या था। अरशब की तस्वीरें बस अरमगान और सदफ के कमरे में मौजूद थी। अलबत्ता गुज़रे 10 सालों में इसने खुद भी अरशब की कोई तस्वीर नहीं देखी थी और वजह यही थी कि इसके ज़हन में इस शख्स की तस्वीर धुंधली पड़ चुकी थी। इसने फ्रेम शुदा तस्वीर हाथों में भरी और गौर से इस शख्स को देखने लगी। अगर इस मुस्कुराते शख्स को संजीदा कर दिया जाता, अगर दाढ़ी मूँछों से पाक चेहरे को घनी दाढ़ी मूँछों से सजा दिया जाता, अगर इस दुबले पतले शख्स को भरपूर जसामत में ढाल दिया जाता तो इसने एक मुख्तलिफ इंसान बन जाना था। जैसे अरशब शिराजी जवाहिर मलिक बन चुका था। वो इसे पहचानती भी तो कैसे? सालों बाद इस शख्स को देखा भी तो था तो एक नए रूप में। तस्वीर को दूर फेंक कर वो अपना हाथ लबों पर जमा गए, लेकिन इस अमल ने भी कोई असर नहीं दिखाया था। इसकी सिसकियाँ फिर भी कमरे में गूंज रही थी। वो रो रही थी बेतहाशा, जैसा कि जरियान मलिक ने कहा था और दुरुस्त कहा था। अरशब शिराजी इसकी आंखों में आंसू लाने की वजह बनेगा और ऐसा ही हुआ था। आज इसके आंसू थे जो बिना रुके रवानी से बहते जा रहे थे और वजह अरशब शिराजी था। अपनी कई बात के मुताबिक वो शाम तक घर पहुंच चुका था। अलबत्ता मंजर सोच के बरअक्स मिला। इसका ख्याल था जितना याद आयनूर इसे कर रही थी, इसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर आयनूर भाग कर बाहर आएगी और शायद इसके सीने से भी आकर लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। गले लगना तो दूर, वो लड़की तो बाहर भी नहीं आई थी। गहरा सांस भरते हुए अंदर दाखिल हुआ जहां आयनूर मलिक इसे अपने कमरे में बैठी मिल गई। इसकी मौजूदगी से अनजान इसके लैपटॉप के साथ छेड़खानी करते हुए इसकी हरकत पर मुस्कुराते हुए वो इसके करीब आ बैठा और इस लड़की को झटके से बाहों में भरकर अपनी गोद में बिठाता खुद में बेंच गया, जबकि जरियान मलिक के अचानक इस अमल के बायस वो पल भर के लिए बौखला कर रह गई थी। जरियान, आप कब आए? जब तुम इस पर तबाज़माई कर रही थी। इसका इशारा लैपटॉप के तरफ पाते ही वो बेसाख्ता हंसे। आपके दोस्त कैसे हैं? बहुत बेहतर हैं। सोचा मज़ीद वक्त वहाँ गुजार लूँ, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि तुम शायद मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं इंतज़ार ही कर रही थी। अच्छा, फिर बाहर क्यों नहीं आई और आकर मुझे टाइटली हग क्यों नहीं किया? इंतज़ार करने का ये मतलब तो नहीं होता कि मैं आपके आते ही आपके साथ चिमट जाऊँ। मेरे नज़दीक तो यही मतलब होता है। हंसते हुए वो शख्स इसके चेहरे पर झुकने लगा। जब इसकी हरकत जानते ही वो लैपटॉप अपने चेहरे के सामने कर गई और जरियान मलिक के लब इस लैपटॉप को छू गए, जिसके बायस जहां जरियान के तासरात बिगड़े वहीं आयनूर की हंसी इस कमरे में गूंजी। मैं बोर हो रही थी, सोचा इसमें कुछ देख लेती हूँ, लेकिन ये खुल नहीं रहा। पासवर्ड बताएं। पासवर्ड तुम्हारी बर्थ डेट है। इसके बताते ही आयनूर लैपटॉप की इस पर उंगलियाँ चलाती अपनी बर्थ डेट इस पर लिख गई और मुख्तलिफ फोल्डर खोलकर वो लड़की इस चीज़ को तलाश करने लगी जो इसे कुछ दिलचस्प लगती और ऐसा हो भी चुका था। स्क्रीन पर नजर आती मुख्तलिफ तस्वीरों को देखते हुए पहली तस्वीर लगा गई जो इफ्रा और वहाज की थी। ये कौन है? माँ बाबा, दिलकशी से कहता वो शख्स तस्वीरें आगे बढ़ा गया जहां अगली तस्वीर एक छोटी सी बच्ची की थी और इस तस्वीर को देख आयनूर जैसे लम्हे भर के लिए ठहर गई। ये मेरी तस्वीर आपके पास कैसे?
تمہیں کیسے پتہ یہ تمہاری تصویر ہے؟ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے وہ نرمی سے پوچھ بیٹھا۔ اریج ماما کے پاس میرے بچپن کی بہت سی تصویریں ہیں، میری ماما نے انہیں بھیجی تھی، جو انہوں نے آج تک سنبھال کر رکھی ہیں، پر یہ آپ کے پاس کیسے آئیں؟ تم خود سوچو، ذہن پر زور دو، شاید تمہیں خود یاد آ جائے۔ یہ تصویر میرے پاس کیسے آئی؟ اس کی تھوڑی کو چھو کر وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا نئی تصویر لگا گیا، جو زرار ملک کی تھی اور پولیس یونیفارم میں ملبوس کہکا لگاتا وہ شخص زریان ملک کی مسکراہٹ غائب کر چکا تھا۔ وہ اس شخص کو کبھی بھول نہیں سکتا تھا، کبھی نہیں۔ وہ اس کا دوست، بھائی، پارٹنر، سب کچھ تھا۔ وہ اس سے کیسے بھول جاتا؟ البتہ اب بے چینی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ دل میں یہ اطمینان جو تھا کہ زرار ملک کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ذیحان حسن کو مارا تھا، اسے تڑپتا ہوا دیکھا تھا، اور جب جب اس منظر کو وہ یاد کرتا تھا تب تب دل پر پرسکون ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے لیا تھا۔ ایک ذیحان حسن اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، اب دوسرے کی باری تھی۔ زریان، آپ کہاں گئے؟ کھو گئے؟ اسے ساکت پا کر وہ اس کے سینے سے اپنا سر اٹھا کر پوچھ بیٹھی، جسے سنتے ہی وہ فوراً خیالوں سے باہر نکل آئے۔ کہیں نہیں؟ تو پھر بتائیے کون ہے؟ زرار ملک، میرا بھائی، دھیمے سے کہتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ بند کر گیا، اور اس کی حرکت کے باعث آئے نور کی پیشانی پر کئی بل نمودار ہوئے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ابھی میں نے اور لوگوں کو بھی جانا تھا۔ انہیں تم تب جان لینا جب ان کے پاس جاؤ گی، ابھی تم میرے پاس ہو تو بس مجھ پر دھیان دو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا، اور زریان کا دھیان اس طرف پاتے ہی وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگی، جب اگلے ہی پل اس لڑکی کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لیے نازک وجود کو خود پر گراتا ہوا اپنی بے باک حرکتوں کے باعث اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔